केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस समय पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी लाइव है मेरे साथ। स्मृति जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो स्मृति जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं बंगाल में ऐतिहासिक जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी की। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि देखिए, बीजेपी जीत गई लेकिन ममता बनर्जी अपनी डिफीट को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वो कह रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं हूं, हराई गई हूं। माफ करिए। नहीं, निश्चित रूप से उन्हें बंगाल की जनता ने हराया है। ये दो टूक कह देना चाहिए, इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। अंग्रेजी में दो शब्द हैं, पॉलिटिकल डिल्यूजन, जिससे वो सफर कर रही हैं। आपको संवैधानिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। यह अनिवार्यता है हमारे देश की पॉलिटिकल सिस्टम की। आप घमंड में ये नहीं कह सकते कि जनता ने मुझे दरकिनार, सत्ता से बाहर किया, लेकिन जनता का ये आदेश मैं स्वीकार नहीं करूं। लेकिन तो अगर वो पॉलिटिकल डिल्यूजन को कोई भी फीड करता है तो वो ना सिर्फ वोटर को इंसल्ट करता है, लोकतंत्र का भी हनन करता है। स्मृति जी, आपने बोला कि इसको कोई फीड करता है, लेकिन फीड कौन कौन कर रहा है? अखिलेश जी फीड कर रहे हैं यूपी से, अरविंद केजरीवाल फीड कर रहे हैं दिल्ली से। वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, ममता बनर्जी ठीक है, एसआईआर होता तो ममता बनर्जी नहीं हारती। फिर तमिलनाडु और केरल के चुनाव के बारे में क्या उनका विश्लेषण है? वो कह रहे वहां तो नेचुरल जीत है, लेकिन अननेचुरल जीत बंगाल में ही है और असम में है। स्मृति जी, स्मृति जी, लगता है संपर्क उनसे टूट गया। हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे स्मृति ईरानी। स्मृति जी दोबारा हमारे साथ है। स्मृति जी, मेक योर पॉइंट प्लीज। मैं कह रही हूँ कि जो ईसी पे तोहमत लगाते हैं वो ये बता दें कि तमिलनाडु, केरलम का फिर चुनाव का परिणाम कैसे मान्य है। और मुझे लगता है अमीश जी वो जानते हैं कि हार चुके, अब सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ तो ऐसा बेतुका कहो कि कम से कम जनता वोट नहीं दे रही कि कम से कम न्यूज पे ही देख ले हमको। जी नहीं, निश्चित तौर पर हेडलाइन मैनेजमेंट का काम हो सकता है, वो हेडलाइन में रहे, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं चुनाव चोरी, संस्था चोरी, और अब चारा ही क्या बचा है हम सबके पास। तो वो चोरी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने तमिलनाडु और केरल में क्या किया? फिर मैं पुनः, इलेक्शन कमीशन की गतिविधि, प्रक्रिया, व्यवस्था उन दो राज्य मान्य है। ये चित भी मेरी पट भी मेरी पॉलिटिक्स का एक और सुनहरा विपक्ष ने दिया है कि जहां विपक्ष जीते वहां ईसी अच्छी, विपक्ष हारे भाजपा जीते वहां ईसी खराब। और उनको क्या लगता है सब देख नहीं रही है। एक स्मृति, जनता ने एक निर्णय, उस निर्णय ने पश्चिम बंगाल में इतिहास बनाया जी, जो अब खुद हिस्ट्री के फुटनोट ने वो इस प्रकार का लांछन लगाते हैं संवैधानिक व्यवस्थाओं पर। ये कितना अनुचित है, ये जनता ने खुद उन्हें लोकसभा के चुनाव में हराकर आपको बताया है। आप तो खुद वहां पर लगातार चुनाव प्रचार कर रही थी। हमने ग्राउंड से कुछ तस्वीरें कल आती हुई देखी, और कल रात को और आज सुबह सोशल मीडिया को जब देखा तो तस्वीरें भरी हुई थी। वहां पर हावड़ा ब्रिज पर भीड़ लगी हुई है, लोग गुलाल से होली खेल रहे हैं, लोग दिवाली बना रहे हैं। एक निजी विवाह में वहां पर बोला गया 15 साल बाद सरकार बदली है, और गाना चला फिर भारत का बच्चा बच्चा श्री राम बोलेगा। क्या आपको लगता है कि जब आप वहां पर बंगाल में थी आपको ये मूवमेंट दिखाई दे रही थी? देखिए अमीश जी, कई मुखों से दबे शब्दों में जय श्री राम सुना, कई नागरिकों से मिलना हुआ जिन्होंने रामनवमी का उत्सव मनाने का प्रयास किया, सरस्वती वंदना करने का प्रयास किया, दुर्गा पूजा का पंडाल लगाने का प्रयास किया, माँ की मूर्ति का विसर्जन करने में उनको क्या चुनौतियां आई, ये सारी घटनाएं मैं देख चुकी हूँ। मैं ग्रामीण अंचल में भी जा चुकी हूँ, मात्र चुनाव में नहीं, चुनाव से पहले भी दोनों विधानसभा चुनाव के मध्य में जो 5 साल का अंतराल रहा है उसमें
कितने कार्यकर्ताओं से मिले हैं जिन्होंने कहा गांव में बहू बेटियों का बलात्कार किया गया मात्र इसलिए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती हैं। बूथ पर काम करने वाली हमारी महिला कार्यकर्ताओं को बालों से घसीटा गया। पुरुष कर्मियों घर की जो उनकी धर्मपत्नी है, भाभी है, निर्वस्त्र कर उनको चौराहे पर गांव में खड़ा गया और पूरी जनता को बोला गया, देखो हिम्मत मत करना बीजेपी को समर्थन देने की। आपने फाल्टा का चुनाव जो हुआ, जी जब वोटिंग चल रही थी, तब जनता ने आकर तो पकड़ पकड़ कर गुहार लगाई कि देखो तृणमूल के गुंडे कह रहे हैं टीएमसी को वोट नहीं दोगे तो हमारे घर की बेटियों का बलात्कार कर देंगे। कार्यकर्ता की 80 साल की मां को इतना पीटा, भूल गए वो दृश्य। रत्ना देबनाथ सबसे बड़ा प्रमाण है कि एक महिला बड़े जतन से, गरीब है बेचारी, अपनी बेटी को डॉक्टर बनाती है, उसका बलात्कार होता है, उसे घाट उतारा जाता है। तृणमूल के गुंडे बेटी का शव लेके शमशान घाट की ओर भाग जाते हैं। ना देवनाथ से अगर आप बैठकर बात करें अमीश जी, आपका खून खौल जाएगा। को अपने पति के साथ भागना पड़ता है शमशान घाट ताकि बेटी का अंतिम संस्कार कर सके। वो औरत की कैंडिडेट बनकर उतरती है, तब टीएमसी के गुंडे घेराव करते हैं, उसके मुंह पर थूकते हैं। तो ये सारे लिबरल्स कहां थे वो तब, जब औरतों को किया जा रहा था, नौजवान लड़कों को फांसी चढ़ाई जा रही थी खेत में सरेआम। ये व्यक्ति नहीं बोला तब। एक सवाल कितनों के कत्ल हुए, कितनों के घर जलाए गए, कौन सा ये विशेषज्ञ तब बोला था? प्रीति जी, एक सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल की जीत सिर्फ पॉलिटिकल जीत नहीं है, ये एक बड़ी विचारधारा की जीत भी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब की धरती है वो। जब आप बीजेपी में आपकी एंट्री हुई थी और तब हमने, अगर हम बीजेपी के उससे पहले के भी कालखंड को देखें तो बंगाल में बीजेपी का अस्तित्व नहीं था। जब आप भी बीजेपी में आई तब भी बीजेपी का अस्तित्व बंगाल में उतना बड़ा नहीं था। लेकिन व्हाट बंगाल विन मीन्स टू बीजेपी कैडर? देखिए, आज से 25 साल जब मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुई, तब हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जब बातें करते थे जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, तब संकल्प होता था धारा 370 हटाना। वो संकल्प पूरा किया नरेंद्र मोदी ने। बार बार ये एक टीस रहे कि जहां उनका जन्म हुआ, जो हमारे लिए इतनी बड़ी प्रेरणा का स्रोत है, मार्गदर्शन, क्या एक दिन आएगा जब भाजपा का परचम वहां लहराएगा। तो न सिर्फ धारा 370 हटाने सफल प्रयास नरेंद्र मोदी के एक कार्यकाल का सम्मान है, बल्कि साथ ही मुझे लगता है एक नेता के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते, एक संगठन के नाते बंगाल की जीत न सिर्फ उनके लिए खास है बल्कि भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए बहुत ही विशेष है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति ईरानी जी, अपना विशेष समय देने के लिए न्यूज़ 18 को।